बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। इसमें हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। मनोविज्ञान है वह प्रारंभ में किस विषय का अंग था। दर्शन शास्त्र का, नीति शास्त्र का, तर्क शास्त्र का या भौतिकी शास्त्र का। यह किस विषय का अंग था, इसके बारे में। मनोविज्ञान प्रारंभ में दर्शन शास्त्र का एक विषय माना जाता है। किसका? दर्शन शास्त्र का। यह दर्शन शास्त्र का क्यों माना जाता है? मनोविज्ञान का जन्म ही दर्शन शास्त्र से हुआ है, इसलिए मनोविज्ञान का प्रारंभिक विषय आत्मा कहा गया है। इसको इंग्लिश में आप बोलते हैं साइकोलॉजी। साइकोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है। वो दो शब्द क्या हैं? साइको प्लस लॉजी। साइको का अर्थ होता है आत्मा और तथा लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन। इसी प्रकार इसका है आत्मा का अध्ययन। ये आत्मा का अध्ययन है। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का अध्ययन। दर्शन शास्त्र विषय का अंग है, यह दर्शन शास्त्र का अंग है। नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। 6 वर्ष से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। बच्चों की विशेषताएं क्या होती हैं? सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर, जब बालक छोटे होते हैं, 6 से 11 वर्ष के होते हैं, तो उनकी पढ़ाई में रुचि नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर होगा डी। डी क्यों होगा इसका हम बता रहे हैं। 6 से 11 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों में सीखने में रुचि नहीं होती है, इसलिए इस आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए उनकी रुचि के अनुसार ऐसी विधि का प्रयोग करते हैं जिनमें उनकी रुचि हो, जैसे खेल विधि। खेल विधि से बच्चों को पढ़ाया जाए। खेल विधि पढ़ाई का बहुत ही एक अभिन्न अंग है, इसको पढ़ाना जरूरी है। खेल से बच्चे सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3। इसकी लेंथ बड़ी हो गई है, इसे चलते हैं हम। इसे पढ़ेंगे कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्थाओं में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। अवस्था 2, अवस्था 1, अवस्था 3, अवस्था 4। यह कौन सी अवस्था है? इसमें बच्चा यह कार्य करता है निम्न अवस्था में। यह अवस्था 2 है या 1 है? यह अवस्था है 3। कौन सी अवस्था है? 3 अवस्था में बालक क्या करता है? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर, अर्थात उत्तर परंपरागत। कौन सी अवस्था होती है? उत्तर परंपरागत स्तर पर बालक लोगों की आशाएं तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेने लगता है। इस स्तर पर बालक समाज के नैतिक मूल्यों, नियमों, सिद्धांतों को तार्किक ढंग से परिभाषित करने लगता है, जो परंपरागत नैतिक मूल्य, सिद्धांत, नियमों से भिन्न भी हो सकती हैं। बच्चा क्या करता है? समाज में वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, वो ये सोचता है कि सब लोग क्या चाह रही है, समाज क्या चाह रही है, वो मैं करूं। ऐसे सब लोग सोचते हैं कि समाज चाह रही है कि बच्चा रोज खेले तो वो खेलने, बच्चा रोज बुक लेकर पढ़ने बैठे तो बच्चा पढ़ने बैठेगा। देखो उसका बच्चा पूरा दिन पढ़ते रहता है शर्मा जी का, तो वो पढ़ेगा। उसका बच्चा देखो नहा धोकर मंदिर जाता है, तो वो भी मंदिर जाएगा। यह बच्चा एक दूसरे का देख के इसलिए करता है कि वो समाज को खुश रख पाए और समाज के हिसाब से चल पाए। यह बच्चा तीसरी अवस्था में करना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पढ़ेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बालावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 18 से 24 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष, 9 से 12 वर्ष। इसमें कौन सा बच्चा आता है? इसमें आता है 9 से 12 वर्ष। 9 से 12 वर्ष का बच्चा परवर्ती बालावस्था श्रेणी की आयु में 9 से 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक विकास की गति कुछ धीमी हो जाती है, परंतु इस अवधि में शारीरिक विकास की जो दृढ़ता की ओर उन्मुख होता है, मतलब उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी मगर मजबूती बढ़ेगी। यही कारण है कि 9 से 12 वर्ष की अवधि को पारंपरिक काल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में हम देखेंगे, इसको तो हम बड़ा कर सकते हैं, अच्छा दिखेगा आपको। यह है विकास कभी नहीं रुकता। यह कथन निम्न सिद्धांत पर जोर देता है। एकीकरण पर, व्यक्तिगत मतभेद,
एक समान पैटर्न, निरंतरता। कभी भी अभी हमने पढ़ा 9 से 12 वर्ष तक जो बच्चे का विकास है वो धीमा हो जाता है, तो एक समान पैटर्न तो होता नहीं है। व्यक्तिगत मतभेद, ऐसा कुछ नहीं होता है कि व्यक्तिगत है, किसी व्यक्ति तो 13 साल तक ही बढ़ना है, फिर उसे बढ़ना ही नहीं है। किसी को 10 साल तक बढ़ना है, कोई 26 साल तक बढ़ता रहेगा, ये भी गलत है। एकीकरण मतलब एक सा होता है, ऐसा नहीं है। इसका एकीकरण में और आपको निरंतरता थोड़ा एक सा लगेगा, मगर इसका आंसर निरंतरता सही है। निरंतरता में क्या है, उसका विकास निरंतर कम ज़्यादा थोड़ा बढ़ता रहता है। एकीकरण मतलब हमेशा एक सा नहीं बढ़ता। अभी देखो ना कि वह एक समान और एकीकरण एक सा ही आंसर हो गया। आंसर में दो एक से हों तो दोनों कटेंगे, क्योंकि दो एक से हो नहीं सकते हैं। एक समान एकीकरण नहीं हो सकता, एकीकरण भी गलत है, एक समान भी गलत है, व्यक्तिगत मतभेद भी गलत है। निरंतरता, विकास कम हो ज़्यादा हो मगर निरंतर होता रहेगा बच्चे में विकास। क्वेश्चन नंबर अब आपका नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन नंबर में आप देखेंगे, कौन सा आनुवांशिक विकार केवल महिलाओं में पाया जाता है? फेनिलकीटोन्यूरिया, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। यह कौन सा महिलाओं में पाया जाता है? यह महिलाओं में टर्नर सिंड्रोम एक महिलाओं में पाया जाता है, विकार होता है आनुवांशिक। यह टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है, दो संस्कृतियों के बीच व्यवहार में अंतर के लिए इसे उत्तरदायी माना जा सकता है। किसको उत्तरदायी माना जा सकता है? दो संस्कृतियों के बीच में जो अंतर आ रहा है उसमें किसको उत्तरदायी माना जाएगा? भौगोलिक पृष्ठभूमि को, समाजीकरण को, आनुवांशिकता को, वातावरण को। भौगोलिक पृष्ठभूमि को दो संस्कृतियों के बीच में व्यवहार में अंतर मान सकते हैं, मगर हम यहाँ देखेंगे अपने प्रदेशों में अपने 2-4-10 गाँव के बाद भी अलग संस्कृतियाँ हो जाती हैं। इसलिए भौगोलिक पृष्ठभूमि की तो कोई बात ही नहीं है। अगर भौगोलिक पृष्ठभूमि बदलेगी, जब हमारा संस्कार या संस्कृतियाँ बदलेंगी तो ये तो नहीं हो सकता। ये तो हमारे एक गांव से दूसरा गांव, एक शहर से दूसरे शहर की आवाज़ अलग होती है, संस्कृतियाँ पहनाव अलग होता है, इसलिए इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन गलत। वातावरण, आनुवांशिकता में तो ऐसा है कि दो बच्चों को अलग रख दिया जाए तो दोनों का व्यवहार अलग अलग हो जाता है, तो आनुवांशिकता का कोई वो नहीं है। इसका आंसर सही है आपका समाजीकरण में क्या होता है कि बच्चा जब समाज में रहता है, जिस समाज में रहता है जैसे उसमें संस्कृतियाँ आ जाती हैं। बच्चा गुजरात में रहेगा, गुजरात जैसा बोलेगा, व्यवहार करेगा, पहनाव पड़ेगा। वह राजस्थान जैसा रहेगा तो राजस्थान जैसा करेगा। वह तमिलनाडु रहेगा, तमिलनाडु, कहीं भी रहेगा। समाजीकरण का मोस्ट असर पड़ता है, वातावरण का भी नहीं पड़ता। वातावरण भी छोटा हिस्सा हो गया, समाजीकरण का मोस्ट असर पड़ता है बच्चे पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यताएं क्या है? पूर्व संक्रियात्मक काल क्या है, इसमें आने वाली संज्ञानात्मक योग्यताएं क्या है? दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक निष्कर्ष चिंतन, लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। इसका क्या है? इसका आंसर सी है। आप समझेंगे इसका आंसर सी क्यों है। लक्ष्य उद्देश्य व्यवहार की योग्यता। एक बच्चा इस उम्र में एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सोचता है कि मैं यह कर सकता हूँ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 7 वर्ष तक की मानी गई है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं। वे चीज़ों के स्वयं से संबंधित करके देखने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्य उत्कृष्ट व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। इसी अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। भाषा का प्रयोग भी प्रारंभ हो जाता है, शब्द भी सीख लेते हैं और वह कुछ करके भी सीखते हैं। 2 से 7 वर्ष की एज में यह काल होता है पूर्व संक्रात्मक अवस्था। और यह किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। इसका क्वेश्चन सी है। आप पढ़ते चलें, बार बार रिवाइज करें, सब आपको याद होता जाएगा। अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत ने प्रयोग किया था। जो सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत है वह प्रयोग किस पर किया, और हम ये भी सीखेंगे यहाँ किसने किया और किस पर किया। इसका आंसर बी है, वनमानुष पर यह प्रयोग किया गया था। और यह प्रयोग वनमानुष पर किया गया था। और वनमानुष पर किसने किया गया था यह हम आपको यहाँ बताएंगे। यह प्रयोग वर्ष 1925 में, कब? वर्ष 1925 में प्रस्तुत किया कोलहर ने।
किसने किया? कौलहर ने। यह दो चीज़ें बहुत याद करना है कि किसने किया? कौलहर ने किया। कौलहर ने किस पर अपना प्रयोग किया? आ जाता है किस जानवर पर किया? तो वह वन मानुष पर प्रयोग किया था। यह कौलहर ने इस जो प्रयोग किया उसका नाम दिया उसको सूझ का सिद्धांत का प्रयोग। वन मानुष या एक वन मानुष था, उसका नाम रखा उन्हें सुल्तान। सुल्तान नामक चिंपांजी पर किया था। कौलहर के अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास भी उतना ही अधिक होगा। उनने उसके लिए वो किला वगैरह टांग दिए और उसको किले को और दूर करते गए और दूर करते गए। तो उसने खुद अपना दिमाग लगाया, जो सुल्तान नामक चिंपांजी था, कि मैं कहाँ से चढ़ूँ और कैसे चढ़ूँ। और वो जितने स्टेप उसे देते गए और वो स्टेप पूरे करता गया, मतलब उसकी सूझ बढ़ती गई। उसे वो खाना था किला, तो उसकी सूझ बढ़ती गई और उनको वो उठाने में सफल हुआ। इसीलिए उनने कहा है कि जितनी अधिक क्षमता का विकास करना है, उसकी अनुसार कल्पना जितनी अधिक होगी, सूझ की क्षमता का विकास उतना ही अधिक होगा। यह क्वेश्चन आपका है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। अब पावलोव ने प्रयोग किस जो जीव है उस पर किया? बंदर पर किया, कुत्ते पर किया, चूहे पर किया, बिल्ली पर किया? किस पर किया पावलोव ने? पावलोव का तो आपको पता ही होगा। पावलोव ने प्रयोग कुत्ते पर किया था। पावलोव ने प्रयोग कुत्ते पर किया था। यह प्रयोग उनने इस प्रयोग को किया था, उसको नाम दिया था अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपन। अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, यह उनने नाम दिया पावलोव ने। कुत्ते पर प्रयोग किया, जिसने पावलोव ने कुत्ते की लार स्रावित करने की क्रिया को आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की। और बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा, चूहे पर स्किनर द्वारा, बंदर पर अभी अपन ने पढ़ा कौलहर एवं कोका ने किया। अब ये क्या किया था उनने? जो पावलोव थे उनने कुत्ते पर क्या किया था कि कुत्ते की जो लार की ग्रंथि होती है गले की, वो काट कर और वहाँ कुछ बांध दिया, मतलब एक उनने कोई प्लास्टिक की कोई बांध दिया कुछ। अब क्या करते थे, कुत्ते को खाना देते थे, तो उसके वो खाना आता था, उससे पहले उसकी लार बनना शुरू हो जाती थी। फिर वे कुत्ते को खाने से पहले थोड़ा घंटी बजाने लगे, और घंटी जैसे ही बजे कुत्ते की लार बनना, फिर खाना दे। ऐसा 2-4 दिन किया तो कुत्ते को पता चला घंटी बजेगी मुझे खाना मिलेगा, तो कुत्ते की लार बनना शुरू हो गई। फिर उनने क्या किया, खाना बंद कर दिया देना, सिर्फ घंटी बजाए कुत्ते की लार बनना शुरू हो जाए, घंटी बजाए कुत्ते की लार बनना शुरू हो जाए। इसीलिए उनने इस सिद्धांत को अपना नाम दिया। इस सिद्धांत का उनने जो नाम दिया वो दिया अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक। कि एक अनुबंधित होता है, एक अनुक्रिया अपन आदत डाल लेते हैं, वही हिसाब से अपना शरीर कार्य करने लगता है। इसी प्रकार पावलोव ने इस सिद्धांत को, यह अनुबंधित अनुक्रिया, आपको क्वेश्चन आ जाता है अनुबंधित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत किसने दिया? पावलोव ने दिया। यह पावलोव ने किस पर प्रयोग किया है? कुत्ते पर प्रयोग किया। इसका आंसर बी सही है। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।